गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। आज देखिए हमें एथिक्स का ये लास्ट टॉपिक है। मतलब एथिक्स पूरा नहीं खत्म हो रहा है, ये वाला टॉपिक प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस वाला खत्म होने वाला है। आज पूरा हो जाएगा। इसमें हमें क्या देखना है? सेकेंड एआरसी ने इलेक्शन कमीशन को लेके और एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके कुछ रिकमेंडेशन किया है। वो रिकमेंडेशन देखेंगे थोड़ा, जो इसने निर्देश दिए हैं वो। और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को थोड़ा सा हम देखेंगे, क्योंकि हमने पहले देख लिया है और आप विसल ब्लोअर को पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। तो ज्यादा कुछ है नहीं, आज हमें बस रिकमेंडेशन आज देखना है। और आपको कुछ नया चीजें पता चलने वाली है कि क्या सेकंड ईआरसी ने रिकमेंड किया हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। देखिए, पहला देखते हैं हम एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या किया गया है? देखिए, अयोग्यता पर निर्णय का अधिकार चुनाव आयोग को। अयोग्यता जो भी पार्लियामेंट में है या विधानसभा में है, जो मेंबर्स हैं, उनके अयोग्य होने के मामले में किससे निर्णय का अधिकार होना चाहिए, उस पे सेकेंड ईआरसी ने रिकमेंड किया है। ठीक है, तो ये अधिकार क्या किया गया है कि चुनाव आयोग से पूछा जाए, रिकमेंडेशन लिया जाए, है कि डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन बाय इलेक्शन कमीशन, ये उन्होंने रिकमेंड किया है। ठीक है, तो कैसे है देखिए, सदस्यों को क्या किस मामले में सदस्यों की अयोग्यता के मुद्दे पर क्या करते हैं? निर्णय जो है राष्ट्रपति राज्यपाल को लेना चाहिए, और ये निर्णय जो है भारत के चुनाव आयोग की सलाह पर लेना चाहिए। ये रिकमेंड किया, ये सिफारिश है उनकी। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति राज्यपाल जो है चुनाव आयोग की सलाह पर सदस्यों की अयोग्यता के बारे में निर्णय ले। ठीक है, खासकर दल बदल के आधार पर, एंटी डिफेक्शन के मामले में दल बदल के आधार पर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि चुनाव आयोग से सलाह ले राष्ट्रपति जो है पार्लियामेंट्रियंस के बारे में, और विधानसभा के मामले में राज्यपाल। ठीक है, चुनाव आयोग से सलाह लेके उनको डिस्क्वालीफाई करना है, क्या करना है, वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, क्यों जरूरी है? वर्तमान में निर्णय क्या करता है? स्पीकर या चेयरमैन लेता है। ठीक है, स्पीकर या चेयरमैन वर्तमान मामले में पीठासीन अधिकारी। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि स्पीकर क्या होता है, अक्सर क्या है, सत्ताधारी पार्टी से होता है। या तो सबको पता होगा। ठीक, इससे क्या होता है, उसके फैसलों में पॉलिटिकल बाइजनेस आ जाता है, राजनीतिक पूर्वाग्रह की आशंका बनी रहती है। ठीक है, इसलिए इसलिए सेकंड ईयर से रिकमेंड कर रहा है कि जो अयोग्यता का मामला है उसमें राष्ट्रपति राज्यपाल को इंक्लूड करो, और वो किसकी सलाह पे लेंगे? चुनाव आयोग की सलाह पर वो अयोग्यता के मामले में डिसीजन लेंगे। स्पीकर को इससे ये शक्ति छीनो। ठीक है, ये उनकी सलाह है। ठीक, कई बार क्या होता है कि कई बार जानबूझकर स्पीकर जो है लंबे समय तक ऐसे मामलों को लटका के रखता है। ठीक है, तो ये क्या है, संवैधानिक जो बॉडीज हैं उन पे सवाल बन जाता है। एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, लेकिन वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये पहली सलाह है सेकेंड ईआरसी की, कि इलेक्शन कमीशन से राष्ट्रपति और राज्यपाल सलाह लें एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में। अगर सदस्यों में अयोग्यता आती है, इस तरीके का अयोग्यता के ऊपर उनको डिसीजन लेना है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल जो है इलेक्शन कमीशन से सलाह ले। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, स्पीकर इस पे डिसीजन लेता है, तो ये ना हो। ठीक है, दूसरा, दल बदल की सीमा बढ़ाना। ठीक है, इन्होंने सलाह दी है कि दल बदल की सीमा बढ़ाए, सलाह दी है दल बदल की सीमा बढ़े। दल बदल की सीमा क्या? इन्होंने कहा कि जो एंटी डिफेक्शन का सीमा है, अयोग्यता की सीमा है, उसको एक तिहाई से बढ़ाकर दो तिहाई या तीन चौथाई कर दिया जाए। आपको लगेगा कि दो तिहाई बोल रहा है, दो तिहाई तो अभी तो वर्तमान में चल रहा है, तो वर्तमान में क्या है, दो तिहाई पार्टी अभी सदस्य चला है। इसका मतलब दो तिहाई का क्या मतलब है? अगर दो तिहाई पार्टी, ठीक है, दो तिहाई सदस्य दल बदल करते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। ठीक है, पहले एक तिहाई था। ठीक, पहले एक तिहाई था कि एक तिहाई सदस्य दल बदल कर लेते थे, तो उसे दल बदल नहीं माना जाता था। अब क्या है, इसको दल बदल ना हो इसके लिए दो तिहाई रख दिया गया कि दो तिहाई हो जाए। दो तिहाई अगर दल बदल करते हैं, जो कि मुश्किल है, तो दो तिहाई दल बदल करेंगे तो एंटी डिफेक्शन कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, क्यों जरूरी है ये? इससे हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ती थी। अगर लोग दो तिहाई ज्यादा किया तो क्या है कि मुश्किल हो जाता है लोगों को दल बदल करना। एक तिहाई हो या एंटी डिफेक्शन लो रही ना, तो हॉर्स ट्रेडिंग होता था। ठीक है, मतलब एक पार्टी से जीता तो दल तुरंत किसी दूसरी पार्टी ने ज्यादा पैसा ऑफर कर दिया, उसने पार्टी बदल ली। ये होता था भारी मात्रा में। ये एमपी एमएलएस को खरीदा बेचा जाता था, तो इसको क्या बोलते थे? हॉर्स ट्रेडिंग। ठीक है, अवसरवादी दल बदल। ठीक है, इसको और मुश्किल बनाया गया कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, इसीलिए दो तिहाई कर दिया जाए। सेकेंड ईआरसी ने कहा दो तिहाई छोड़ो तीन चौथाई कर दो। ठीक है ना, तीन चौथाई करो इसको, दो तिहाई नहीं तीन चौथाई करो और बढ़ा दो। ठीक, तो इससे लिमिटेशन लग जाएगी। अब तीसरा रिकमेंडेशन क्या है उनका, कि विप के दायरे को सीमित किया जाए। लिमिटिंग द स्कोप ऑफ पार्टी विप। पार्टियां विप जारी करती हैं, मतलब पार्टी ने विप जारी कर दिया, तो विप के अगेंस्ट अगर किसी ने वोट कर दिया, कुछ कर दिया सदस्य ने, तो वो क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में चले जाते थे, दल बदल के कानून के अंदर आ जाते थे, मतलब उनकी सदस्यता जा सकती थी। ठीक है, तो इसके मामले में सेकेंड आरसी ने रिकमेंड किया कि इसको अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन और धन विधेयक के मामलों और अन्य महत्वपूर्ण मामलों तक सीमित किया जाए। ठीक है, हर मामले में विप को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक,
तो इसको कुछ मामलों तक सीमित करने को कहा गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, मनी बिल्स हो गए और अन्य कोई जरूरी मामले हैं, तो उन मामलों तक इसको सीमित किया जाए। क्यों था ये? क्योंकि देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ के कानून के तहत यदि कोई सदस्य पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, इससे होता क्या है, इससे इसका फायदा उठाया जाता था, तो इसका मिसयूज करते थे बकायदा। तो इससे होता क्या है कि विधायकों और जो सांसद है उनकी आवाज दब जाती है। व्हिप के जरिए वो कुछ अगर खुल के बोलना चाहते हैं तो वो बोल नहीं पाते, इसलिए उनकी आवाज दब जाती है। और क्या होता है, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं या पॉलिसीज होते हैं, उन मुद्दों पे, उन इश्यूज पे अपनी अपना ओपिनियन रखना होता है, तो वो ओपिनियन नहीं रख पाते। ठीक, तो वीक के दायरे को सीमित करने का रिकमेंड उन्होंने किया। इससे क्या होगा, इससे इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अपने आंतरिक दलीय लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। तो क्या क्या रिकमेंड किया इन्होंने? एक तो चुनाव आयोग को ये अयोग्यता का निर्णय सौंपने का अधिकार किसको दिया? चुनाव आयोग को। मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल जो है चुनाव आयोग की सलाह से दल अयोग्यता के मुद्दे पर निर्णय ले। दूसरा, लिमिटेशन बढ़ाने के लिए कहा गया कि जो 1/3 है उसको 2/3 से 3/4 बढ़ाया जाए। ठीक है, सदस्य दल बदल कानून के में जो 2/3 रखा गया अभी किया गया, उसको 3/4 कर दिया जाए। ठीक, चौथी बात, विप को लिमिट करने की बात की गई है कि विप को लिमिट किया जाए। इससे क्या होता है, एमपी एमएलए अपनी बातें खुलकर नहीं रख पाते। ठीक है, ये क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा हुआ इनके बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए इलेक्शन कमीशन का, अब इलेक्शन कमीशन को लेकर भी कुछ रिकमेंडेशन इनकी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया यानी अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके बारे में रिकमेंड किया है। क्या रिकमेंड किया गया है? ठीक है, इन्होंने क्या कि चीफ इलेक्शन कमीशन और जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स है उनकी नियुक्ति जो कॉलेजियम या बहुसदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए, न कि केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। अभी क्या होता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन। ठीक, तो इसमें क्या रिकमेंडेशन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो और इलेक्शन कमिश्नर्स हो, उनकी नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था की तरह होनी चाहिए। ठीक है, न कि केवल प्रधानमंत्री बोल दे और सलाह पे राष्ट्रपति कर दे, ये ना हो। ठीक है, तो कॉलेजियम सदस्य में कौन कौन होने चाहिए? उन्होंने ये भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए, लोकसभा के विपक्ष का नेता हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, राज्यसभा के उपसभापति हो, केंद्रीय कानून मंत्री शामिल हो, ये सब लोग हो। ठीक, नियुक्ति के मामले में। ठीक है, तो क्यों जरूरी है? वर्तमान में क्या होता है, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पूरी तरह से कार्यपालिका यानी सरकार की सलाह पर हो रहा है, जिससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठता है। ठीक है, तो एक व्यापक आधार वाला कॉलेजियम यह सुनिश्चित क्या सुनिश्चित करेगा कि चुनाव आयोग का जो चयन है निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हो, जिससे चुनाव आयोग ऑटोनोमस हो सके और विश्वसनीयता उसमें बढ़े। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस निर्णय के, जो इन्होंने अभी रिकमेंड किया है, सेकेंड ईआरसी का रिकमेंडेशन है, उनके निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और सिफारिशों के अनुरूप है। ठीक है, अभी जो डिसीजन आ रहे हैं, बहुत सारे डिसीजन अभी आ रहे होंगे जो अभी लेटेस्ट में आ रहे हैं, जो अभी दिए गए हैं इन सब चीजों को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठ चुके हैं उस पर। तो सेकंड ईआरसी का जो रिकमेंडेशन है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उसको पॉइंट किया है कि इस तरीके की व्यवस्था बनाइए उनके नियुक्ति के मामले में। ठीक है, दूसरी बात और क्या किया गया है, चुनाव आयोग को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता देनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये बोला है सेकंड ईआरसी ने कि जो भारत की चुनाव आयोग को जो खर्चे हैं उसको भारत की संचित निधि पर भारित किया जाना चाहिए, चार्ज किया जाना चाहिए। अब अभी आपको समझ में आएगा कि भारत की संचित निधि में पे चार्ज किया जाना चाहिए, इससे क्या मतलब है। देखिए, हर साल बजट पास होता है तो दो तरीके की चीजें होती है। ठीक है, हर दो तरीके से होता है, एक वोटेड एक्सपेंडिचर होता है, एक नॉन वोटेड होता है। देखिए, वोटेड एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये एनुअल अप्रोप्रिएशन इसको बोलते हैं। वोटेड एक्सपेंडिचर में क्या होता है, जब भी बजट पास होता है तो क्या प्रोसेस होता है, बजट पेश होता है, मिनिस्ट्रीज पैसा मांगती है जिसे डिमांड फॉर ग्रांट बोलते हैं। ठीक, लोकसभा में वोटिंग होगी, फिर अप्रोप्रिएशन एक्ट पास होता है, हर साल होता है। ठीक है, बजट पेश होगा, मिनिस्ट्री पैसा मांगने लगेंगी, बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है पैसा मांगती है, तो लोकसभा में वोटिंग होता है और अप्रोप्रिएशन एक्ट पास होता है। ठीक, प्रॉब्लम क्या है, सरकार क्या है, इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकती है, हर साल अप्रूवल चाहिए, इंडिपेंडेंस कम हो सकती है। अभी क्या है, जो इलेक्शन कमीशन का जो भी पैसा है इस पे डिपेंडेंट है, वोटेड एक्सपेंडिचर पे। ठीक, और सेकंड ईआरसी का रिकमेंडेशन क्या है और नीचे वाले में आएगा। अब देखिए, ये है चार्ज एक्सपेंडिचर, इस पे करने की कोशिश की जा रही है। सेकंड ईआरसी कर रहा है उसको चार्ज एक्सपेंडिचर करो, मतलब क्या फीचर क्या है, वोटिंग नहीं होती, सिर्फ डिस्कशन होता है, पैसा ऑटोमेटिक मिलता है। एग्जाम्पल के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कैग, प्रेसिडेंट, इनको जो पैसा जाता है इस पर कोई वोटिंग नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक पहुंच जाता है इनका। ठीक, दो तरीके के हैं, एक वोटेड एक्सपेंडिचर है और एक चार्ज एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अभी ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, भारत की संचित निधि, इसमें दो तरीके के एक्सपेंडिचर है। ये है पहला वाला जो मैंने अभी बताया, वोटेड एक्सपेंडिचर है, ये भी सीएफआई से ही जा रहा है, और ये चार्ज एक्सपेंडिचर, ये भी सीएफआई से जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो खर्चा है अभी किस पे है, वोटेड एक्सपेंडिचर पे।
और किस पे करने की बात की जा रही है कि इसको चार्ज एक्सपेंडिचर पे डालो, नहीं तो इलेक्शन कमीशन के पैसे काट काट के उनको मतलब मिस यूज किया जा सकता है, उनको अपने तरीके से अपने उंगलियों पे घुमाया जा सकता है। तो सेकंड ईआरसी का रिकमेंडेशन किस पे है कि चार्ज एक्सपेंडिचर पे करो उसको, जहाँ पे वोटिंग की जरूरत नहीं है, वोटिंग नहीं होगी, डिस्कशन केवल डिस्कशन होगा, पैसा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक, तो किसी के कठपुतली बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करंट सिचुएशन क्या है अभी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खर्च किस पे आता है, वोटेड एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, यानी सरकार प्लस संसद डिसाइड करती है, हर साल अप्रूवल जरूरी है। तो एआरसी क्या प्रॉब्लम देखती है कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, फ्री और फेयर इलेक्शन, लेकिन अगर फंडिंग सरकार के कंट्रोल में है तो इनडायरेक्ट प्रेशर आ सकता है, इंडिपेंडेंस खतरे में पड़ सकती है। तो सेकंड एआरसी का रिकमेंडेशन क्या है कि इलेक्शन कमीशन का खर्च वोटेड से हटाकर चार्ज एक्सपेंडिचर पर बना दिया जाए, यानी सीधे सीएफआई पर चार्ज किया जाए। अब समझ में आया कि सीएफआई का क्या मतलब है, सीएफआई एक वोटेड है, एक चार्ज है। चार्ज में क्या है, वोटिंग वगैरह नहीं होती है, डायरेक्ट पैसा चला जाता है, बट बातचीत होती है। ये सीएफआई हो गया, सीएफआई पे एक वोटेड वाला है और एक चार्ज है जिसमें वोटिंग नहीं होती, बस डिस्कशन होते हैं। तो इसमें करने की बात की जा रही है, यहाँ से ट्रांसफर करके वोटेड वाले से चार्ज वाले पे कर दो। ठीक है, ये एक रिकमेंडेशन। इससे फायदा क्या होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा, पॉलिटिकल प्रेशर खत्म हो जाएगा और फ्री और फेयर इलेक्शन होगा। अब देखिए दूसरा, एक और रिकमेंडेशन किया है सेकंड ईआरसी ने, चुनावों के लिए वित्त पोषण, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको पार्शियली फंडिंग करने की बात की गई है। ठीक है, तो पहला क्या है रिकमेंडेशन, सपोर्ट फॉर पार्शियल स्टेट फंडिंग, मतलब गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज को पार्शियल फंडिंग करे, फुल फंडिंग नहीं, पार्शियल फंडिंग करे। ठीक है, आंशिक रूप से वित्त पोषित करे उनको, जिससे उनको बाहर से जो फंडिंग मिलती है उन पे उनकी डिपेंडेंसी कम हो। क्यों, क्योंकि बाहर से बहुत ज्यादा फंडिंग मिलती है, अवैध तरीके से उनको हो सकता है फंडिंग मिले। ठीक, अवैध तरीके से फंडिंग मिले, इसलिए वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इसको पार्सली फंडिंग से। आपको लगेगा कि पार्सली फंडिंग हम भी कर रहे हैं तो बाहर से भी पैसा ले ही रहे हैं, तो मतलब क्या है इसका, देखिए पार्सली फंडिंग करने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जब फंड कर रही है तो ये पब्लिक अथॉरिटी में माने गिने ही जाएंगे। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी में आ जाएंगे, गवर्नमेंट भी पार्शियल फंड कर रही है इनको, पॉलिटिकल पार्टीज को कंपेन के लिए इनके। ठीक, तो हमको इससे फायदा क्या मिलने वाला है, ऑडिट करने में। मान लीजिए हमने पैसा तो आपको दिया है और बाहर से भी पैसा आया, तो हम सारी चीजें आपका ऑडिट करेंगे। ठीक, आपके अकाउंट को ऑडिट करेंगे, पैसा कहाँ से आया, कितना आया, कैसे आया, कहाँ खर्च किया, क्या खर्च किया, सारा चीजें हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करने के लिए सब गलत तरीके से फंड कर लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी फंड में पैसा ले लेती है, उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक, इसलिए बोला जा रहा है कि सपोर्ट फॉर पार्सली स्टेट फंडिंग, थोड़ा पॉलिटिकल पार्टी भी फंड करेगी ना, मतलब स्टेट भी फंड करेगा पॉलिटिकल पार्टी को। मतलब 50 लाख रुपए आपने खर्च किया है किसी चुनाव रैली में, तो 5 लाख गवर्नमेंट दे देगी, ये चलिए हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, सबको करेगी, मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, सबको। ठीक, इससे क्या होगा, पार्शियल फंडिंग से 50 में 45 लाख उसने अपना लगाया और 5 लाख गवर्नमेंट ने दिया कि आप अपनी तरफ से चलिए पार्टी सॉरी पार्टी बोल रहा हूँ, प्रचार करिए, तो उसमें 45 लाख का ऑडिट भी कर लेगी गवर्नमेंट। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है। दूसरा कि स्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर लिमिट एंड ऑडिटेबल अकाउंट। ठीक है, ये नहीं कि हमने पैसा दे दिया तो हम अब ऑडिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर लिमिट लगाएगी। ठीक, और रेगुलर ऑडिट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अकाउंट, ऑडिट भी करेगी। तो अपने हाथ में आ गया। अभी बहुत चर्चा चला था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। ठीक, वो बोलते हैं पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो हम आरटीआई आरटीआई वाला मामला उठा था कि आरटीआई के दायरे में हम नहीं आएंगे। ठीक, तो इससे क्या है, ये अगर गवर्नमेंट पैसा पे कर रही है इनको पार्सली, ये तो पब्लिक अथॉरिटी ऑलरेडी है, आ जाएंगे। ठीक है, तो हम ये सब कर पाएंगे, तक बे ये सब स्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर लिमिट एंड ऑडिटेबल अकाउंट्स, ये सारी चीजें होने लगेंगी। ठीक, तो केवल पैसा दे देना नहीं है कि पैसा 5 लाख दिया और 45 लाख फिर भी वो सारी चीजें चली रही है। माजरा ये है कि 5 लाख मतलब आपने स्टेट पार्सली फंडिंग किया तो वो पब्लिक अथॉरिटी में गिनी जाएंगे, सीधे दिख रहा है, हम ऑडिट कर पाएंगे। और आरटीआई लगा कोई भी मांग लेगा, दीजिए हमको। ठीक, तीसरा, उल्लंघन पर कठोर दंड। ठीक, कठोर दंड मतलब इस तरीके के कुछ गलत तरीके से फंडिंग वगैरह इनको मिलती है और पाया जाता है इन सब मामलों में। ठीक है, तो उनके लिए कठोर दंड है, हो सकता है बैन कर दिया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया जाए पूरी तरीके से। ठीक है, ये सारी चीजें इसके लिए भी रिकमेंड की गई है। ठीक, तो आज आयोग ने सुझाव दिया कि फंडिंग नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान किया जाए। ठीक है, चौथी बात, इससे इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी बढ़ेगी। ठीक है, राजनीतिक दलों के भीतर जो है इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये होगा क्यों जरूरी है, जब दल के भीतर ही कुछ गिने चुने लोगों का नियंत्रण बढ़ता है ना, तो पारदर्शिता की कमी हो जाती है और वे मनमाने ढंग से धन का दुरुपयोग करते हैं। यदि लोकतांत्रिक रूप से चलेगा तो सब जो है बेहतर ढंग से होगा। एग्जाम्पल के लिए जौनपुर में एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं, जौनपुर में किसी राजनीतिक दल को राज्य से धन मिलता है। अगर दल के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जैसे नियमित चुनाव है, सदस्यों को बोलने की आजादी है, तो इस धन के दुरुपयोग को संभालना कम होगी। ठीक है, इसलिए पार्शियली जो
गवर्नमेंट स्टेट फंडिंग की बात की जा रही, इसमें भी सहायक है। ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है ना कि ये कुछ लोगों का दबदबा रहता है, नीचे कार्यकर्ता काम करते रहते हैं, उनको कुछ मिलता है, परेशान रहते हैं, इसलिए भी जरूरी है। ठीक है, और इन सबको करने के बावजूद टू बी इम्प्लीमेंटेड विद अदर इलेक्टोरल रिफॉर्म, और भी सारे ब्रॉडर इलेक्टोरल रिफॉर्म करने हैं। जैसे राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, काले धन का प्रभाव हो रहा है, अपारदर्शी चंदा मिल रहा है, इन सबको ट्रांसपेरेंट करने के लिए राज्य वित्त पोषण का पूरा लाभ मिल पाए, इसके लिए एक पूरा ब्रॉडर इलेक्टोरल रिफॉर्म करना है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से लेके सारी चीजें, समझ में आया क्या क्या हुआ है। ठीक, एक तो सेकेंड आरसी ने चुनाव आयोग के जो फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है, उसको क्या बोला है कि सीएफआई की चार्ज वाले पे, हिस्से पे रखो, वोटेड वाले पे नहीं। ठीक है, और स्टेट थोड़ा पार्शली स्टेट फंडिंग करो इलेक्ट्रॉन पार्टी को, ताकि हमारी भी कंट्रोल उस पर जाए स्टेट की, तो देखे कि कहाँ कहाँ से ये लोग पैसा कैसे मिसयूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, पता चल सके। और बाद में ये ना बोले कि हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, आरटीआई लगाने पे हम नहीं दे सकते कुछ भी, तो ये ना बोले, आरटीआई लगाते ही उनको जानकारी देनी पड़ जाए, इसलिए। ठीक है, अब देखिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, गलत काम को विसल ब्लोअर हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, सीवीसी हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सारी चीजें हो गई, आप पॉलिटी में पढ़ते हैं। और मैंने इस नोट्स में ये जो पीडीएफ है, जो आपको आप एक बार बाई करेंगे तो सब कुछ एक बंडल में आपको मिल जाएगा पूरा, तो उसमें मैंने सीबीसी के प्रॉब्लम, मतलब सीबीसी के बेसिक जानकारी जो पॉलिटी में होती है, वो सब सारी चीजें मैंने, उसकी प्रॉब्लम, आलोचनाएं, फायदे, नुकसान सब लिखे हुए हैं। वो पढ़ाने वाली चीजें नहीं होती है, उसको खुद से पढ़ लेने वाली चीजें होती है। ठीक है, जो समझाने वाली चीजें हैं वो तो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, जो समझाने वाली चीजें नहीं, उसको केवल धड़ल्ले से पढ़ जाना है। ठीक है, तो पॉलिटी में करप्शन से जुड़ा हुआ जितनी भी चीजें हैं, जैसे सीबीसी हो गया और सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, वो सारी चीजें मैंने नोट्स में लिख डाली है। हालांकि यहाँ लिखना नहीं चाहिए, वो पॉलिटी का विषय है, लेकिन हमें क्या करना है, एथिक्स के नजरिए से देखना है सारी चीजें, इसलिए मैंने सारी चीजें लिखी हुई है, आपको केवल पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें मैं वो सारी चीजें नहीं पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ाने वाली चीजें हैं भी नहीं, समझाने वाली चीजें देखिए। अब अभी क्या बोला गया है, सेकेंड ईयर से क्या बोला है, विसल ब्लोअर्स का प्रोटेक्शन करिए। ठीक है, बहुत जरूरी, ये रिकमेंडेशन भी सेकेंड ईयर की ही है। ठीक है, तो अभी देखिए न्यूज देखिए, विसल ब्लोअर का कितना प्रोटेक्शन हो रहा है, होना तो चाहिए, लेकिन कितना हुआ है वो देख लीजिए। विसल ब्लोअर अगेंस्ट इलीगल लीगल हॉकर्स क्लेम मर्डर बीट 6 CMs एल, दिख रहा है आपको कितना इनको प्रोटेक्शन मिला है। नवी मुंबई, 8 मार्च 2026 का मामला है। ठीक है, 44-year-old वासी होममेकर वह है साउथ दैट सीएम्स इंटरवेंशन क्लेमिंग शी वाज assaulted twice last week and attempted made to strangle and molest her by group of illegal hawkers for lodging multiple complaints against encroachment on public land over the past year. See, ये विसल ब्लोअर का प्रोटेक्शन किया जा रहा है, मतलब करना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी। ठीक है, तो ये देखिए, एक महिला क्या है, ने इलीगल हॉकर्स के खिलाफ शिकायत की, उसके बाद क्या है, उन पर हमला हो गया, उनका गला दबाने की कोशिश करी गई। ठीक, और क्या है, पुलिस ने कोई सीरियस एफआईआर नहीं लिया। ठीक है, सेकंड ईयर से कह रहा है, क्या कह रहा है कि विसल ब्लोअर का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। ये देखिए, गुजरात गुजरात का मामला, अहमदाबाद न्यूज है। 55-year-old आरटीआई एक्टिविस्ट स्ट्रेंगर बॉडी फाउंड इन तेराड कैनाल। ठीक है, रसिक परमार, अ डिसेबल्ड आरटीआई एक्टिविस्ट and whistleblower known for exposing several civic body scam over the past decade was found dead in canal। ट्यूजडे, कब की न्यूज है ये, 16 अक्टूबर 2025 की न्यूज है, दिखाई दिया। ये विसल ब्लोअर थे, इनके साथ क्या हो गया, एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने करप्शन एक्सपोज किया, बाद में उनकी लाश कैनाल में मिल गई। ठीक, पहले थ्रेट मिल रहे थे, करप्शन एक्सपोज करने के कारण हत्या की आशंका थी, एक्सट्रीम केस में क्या हुआ, विसल ब्लोअर की जान चली गई। इसलिए सेकेंड एआरसी बार बार बोल रहा है कि प्रोटेक्शन जरूरी है। ये देखिए, मास मर्डर इन्वेस्टिगेशन इन इंडियन टेंपल टाउन अमिड विसल ब्लोअर्स क्लेम ऑफ अ सीक्रेट बरियल। ठीक, कर्नाटक धर्मशाला का केस, विसल ब्लोअर कंट्रोवर्सी। एक व्यक्ति ने दावा किया कि मंदिर क्षेत्र में मास मर्डर और बरिल हुए, दफनाए गए। के बाद एसआईटी जांच शुरू हुई, विसल ब्लोअर के बाद में अरेस्ट भी किया गया। जो विसल ब्लोअर था जिसने बताया, उसी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन के आरोप, कुछ भी, मतलब उसने अपना ठीक सारी सारी चीजें ठीक बताई थी, लेकिन इसको अरेस्ट किया गया, गलत तरीके से इसको फंसाने की कोशिश की गई। मुख्य बात क्या है कि विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन मिला, लेकिन सिस्टम और इन्वेस्टिगेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखा। कुछ होंगे घूसखोर टाइप के, ठीक, बस अपना अपना ईमान सम्मान बेच के वो पैसा आज भिखारियों की तरह हाथ बढ़ा लेते हैं। ठीक, देखिए, तो ये था रिकमेंडेशन सेकंड ईआरसी का, कि विसल ब्लोअर का प्रोटेक्शन होना चाहिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेके रिकमेंड किया है कि उसके जो चुनाव प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमिश्नर का, वो पूरा पूरा सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ठीक,
और एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हो गया। अब देखिए ये हो गया, मैंने क्या बोला था कि बहुत सारी चीजें इसमें मैंने लिख दी है ऑलरेडी, आपको क्या करना है, केवल पढ़ लेना है। अब मैं ये क्या दिखा रहा हूँ, आप ये देखिए, ये है सिलेबस, क्या क्या हो चुका है हम वो देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या क्या हो गया है देखिए, आज क्या खत्म हुआ है, ये वाला हिस्सा खत्म हुआ है, प्रोबेटी इन गवर्नेंस, ये वाला हिस्सा पूरा हो गया। प्रोबेटी इन गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, ये हो गया। फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रॉपर्टी, ये हो गया है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट हो गया है। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया है। कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट हो गया है। सिटीजन चार्टर हो गया है। वर्क कल्चर हो गया है। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी हो गया है। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड हो गया है। चैलेंजेस ऑफ करप्शन, ये हो गया है, आज खत्म हुआ पूरा। तो ये पूरा टॉपिक हो गया है आज। ठीक, अब क्या क्या बचा है, ये केस स्टडीज बचा हुआ है, ये मैं बता दूंगा। और क्या बचा हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर एंड फिलोसोफर फ्रॉम इंडिया, ये शुरू करेंगे कल से। ये कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, ये शुरू करेंगे। उसके बाद आपका पूरा एथिक्स आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो क्या कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक हमने पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और ऊपर के सारे चीजें हो गई है, सब हो गया है। एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, पब्लिक सर्विस, पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज, ये सब हो गया, सब खत्म है। और दो टॉपिक बचा हुआ है। हाँ, लेकिन इसमें बता दिया जाए, पब्लिक, ये जो लिखा हुआ है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर एंड फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, ये काफी बड़ा है, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा तैयार रहिएगा इस सब चीजों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल कल से शुरू होने वाला है। हाँ, कमंडल मंडल लेके बैठ जाइएगा, हो सकता है इसमें पढ़ते वक्त आपको थोड़ा सा दर्शन की बातें आएंगी, तो साधु बनने का मन करेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें होने वाली है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरा खुद का बहुत ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट टॉपिक है ये, कॉन्ट्रीब्यूशन मोरल थिंकर एंड फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। ये केवल इस सब्जेक्ट के लिए नहीं, आपके निजी जीवन के लिए भी काफी बेहतर साबित होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, थैंक यू।